Hello everyone, I am Neha Chopra from Pioneer Convent School. As we are discussing chapter number 11 of History, Book 3, Rebels and the Raj, तो अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके क्या क्या कॉजेज थे, ठीक है. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स टू दिस रिवॉल्ट, व्हाट स्टेप्स डिड ब्रिटिशर्स टेक टू रिप्रेस दिस रिवोल्ट और सप्रेस दिस रिवोल्ट. हमने अवध के बारे में भी रीड आउट किया, ठीक है, कि हमने ये भी देखा कि हाउ ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध. तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए इस रिवोल्ट को रिप्रेस और सप्रेस करने के लिए. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिप्रेशन. सो रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? रोकना और टू सबड्यू. सो हमने ये देखा इस 1857 के कुछ अकाउंट से हमें ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश के पास इजी टाइम नहीं था इस रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए, पुटिंग डाउन करने के लिए. सो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया? द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स, और उनमें क्या था? दे इम्पोज द लेजिस्लेटिव मेजर्स. यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया? इम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स. उस लेजिस्लेटिव मेजर्स में इम्पॉर्टेंट क्या था? मार्शल लॉ. सो मार्शल लॉ क्या है? एक टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन है किसका? मिलिट्री अथॉरिटीज़ का फॉर सिविलियन रूल. तो मार्शल लॉ जो था वो एक टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है. इस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर थी वो सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स और इवन ऑर्डिनरी ब्रिटिशर्स को दे दी गई. और पावर में भी उनका क्या था कि वो उन इंडियंस को पनिश कर सकते थे जो इस रिबेलियन को, इस रिवोल्ट को क्या कर रहे हैं? सस्पेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें कि जो ऑर्डिनरी प्रोसेसेस थे लॉ या ट्रायल के, उनको सस्पेंड कर दिया गया एंड इट वाज पुट आउट दैट रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट. कि अगर कोई रिबेलियन को मतलब पुट डाउन करने की कोशिश करता है तो सिर्फ उसको एक ही पनिशमेंट दी जाएगी एंड दैट पनिशमेंट इज डेथ. ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स थे दे वॉन्टेड टू रिकॉन्कर दिल्ली. ब्रिटिशर्स जो थे वो दिल्ली को क्या करना चाहते थे? रिकॉन्कर करना चाहते थे. एज वी हैव सीन कि जब रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था, जो मेरठ के जो सपोइस थे वो कहाँ पर आए थे? दिल्ली में आए थे. बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने अपना लीडर बनाया था. तो बहादुर शाह जफ़र जो थे ही वॉज जो लास्ट रूलर थे मुग़ल एम्पायर के, ही वॉज रिजाइडिंग इन दिल्ली. दिल्ली में ही रह रहे थे. तो ब्रिटिश जो थे वो दिल्ली को रिकॉन्कर करना चाहते थे. उसके लिए उन्होंने 2 अटैक किए थे. फर्स्ट अटैक फ्रॉम कैलकटा एंड सेकेंड अटैक फ्रॉम पंजाब, ठीक है. ऑल्सो जो ब्रिटिश थे दे वॉन्टेड टू रिकॉन्क्वेस्ट द गैंजेटिक प्लेन. क्लियर? ठीक है. तो इन्होंने काफ़ी सारे फोर्सेस भेजे टू रिकॉन्कर द एरिया विलेज टू विलेज, ठीक है. अब इसके लिए कुछ उन्होंने क्या किए? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन स्टार्ट किए, लेकिन उसको कैरी करने में इनको क्या हो रही थी? कुछ डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो इन सपोइस को जो इनका जो ऑपोजिशन था वो बहुत ज़्यादा क्या था? स्ट्रॉन्ग था, ठीक है. तो ये ऑपरेशंस ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए किए थे, लेकिन ये जो इनका ऑपोजिशन था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ब्रिटिश ने क्या किया? द ब्रिटिश यूज़ मिलिट्री माइट, मतलब उन्होंने बहुत एनॉर्मस स्केल पर क्या की? मिलिट्री पावर का यूज़ की. लेकिन दिस वाज नॉट द इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड, ठीक है. लेकिन सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो इन्होंने यूज़ किया था. अब अगर हम लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में देखें, जहाँ पर बड़े बड़े लैंड होल्डर्स या पीजेंट्स रहते हैं, वहाँ पर क्या थे? यूनिटी थी. मतलब वहाँ पर जो लोग थे वो आपस में मिलकर रहते थे. तो ब्रिटिश जो थे वो इन रिबेल्स की यूनिटी को क्या करना चाहते थे? ब्रेक करना चाहते थे. लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो लॉयल थे उनको क्या किया? रिवॉर्ड दिया, डिस्पोजेस किया. किसको? रिबेल्स को, ठीक है. तो इससे क्या हुआ? जो सेपोइस थे वो सारे क्या हो गए? मतलब भुखमरी से मर गए. कुछ लोग बहुत ज़्यादा मर गए, कुछ लोग नेपाल चले गए, ठीक है. तो ये जो लैंड होल्डर्स थे जो ये या तो मर गए बीमारी से या स्टारवेशन से, जिसके कारण क्या हुआ? देयर वॉज अ री इंस्टॉलेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल दोबारा से वहाँ पर क्या हो गया? री इंस्टॉल हो गया, ठीक है.
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अभी हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि जो ये हमें रिवोल्ट के जो पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो सोर्सेज थे उनकी वो बहुत लैक थी, मतलब देयर वाज लैक ऑफ सोर्सेज टू अंडरस्टैंड दिस द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस रिवोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज देयर वाज लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर जो प्रोक्लेमेशंस या इश्तिहार्स या नोटिफिकेशंस जो रिबेल्स ने दिखाई, उससे हमें कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, किसके बारे में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट सोर्स था, इमेज थी, दैट वाज ऑफिशियल रिकॉर्ड और द अकाउंट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या अकाउंट से हमें किसके बारे में पता चलता था, सिर्फ ब्रिटिश के ही बारे में पता चलता था, उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, उन्होंने क्या क्या किया, सब के बारे में। ऑल्सो देयर वर द सोर्सेज कि वहाँ पर न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, इनके थ्रू भी हमें ब्रिटिश के बारे में पता चलता था। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स था दैट वाज पिक्टोरल इमेजेस, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू भी कुछ हमें ऐसा देखने को मिला कि इस रिवोल्ट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्टोरल इमेजेस से हमें ये पता चला दैट देयर वर फियर एंड एंजाइटीज ऑफ द ऑफिशियल्स। कुछ पिक्टोरियल इमेजेस से हमें ये पता चला कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी हमें डर, उनकी हमें चिंता नज़र आई उन पिक्चर्स में। ऑल्सो देयर वाज अ परसेप्शन ऑफ द रिबेल्स, ठीक है। जो ये पिक्टोरियल इमेजेस थे, दे प्रोजेक्टेड द इमेजेस ऑफ रिबेलियस सेपोइज, उन्होंने किन सेपोइज की भी इमेजेस को प्रोजेक्ट किया। क्लियर। हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक बुक थी जिसका नाम था, एक पेंटिंग थी जिसका नाम था इन मेमोरियम। ये पेंट की गई थी जोसेफ पेटन ने 2 years आफ्टर द म्यूटिनी, जब ये रिवोल्ट हो गया था ना, उसके 2 साल बाद ये पेंटिंग हुई थी। इसमें ये देखा गया था कि कैसे जो रिबेल्स थे उन्होंने इंग्लिश वीमेन और चिल्ड्रन पर बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया था, ठीक है। जो इंग्लिश वुमेन थी वो हेल्पलेस थी, इनोसेंट थी, उनको रिबेल्स ने डिसऑनर किया, उनके साथ वायलेंस किया और एट लास्ट वो डेथ हो गई उनकी। इन मेमोरियम जो था वो किसको दिखाता था, इट रिप्रेजेंट द रिबेल्स एज वायलेंट एंड ब्रूटिश, क्योंकि वो बहुत एंग्री थे, इवन दो दे रिमेन इनविजिबल इन द नेचर। पिक्चर में वो क्या थे, इनविजिबल थे, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है रिबेल्स को एज वायलेंट एंड ब्रूटिश, एज वी हैव सीन डिपिक्ट असॉल्ट ऑन वीमेन इन मेमोरियम बुक में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पिक्टोरियल इमेज की बात करें, सो देयर वाज सेलिब्रेटिंग विक्ट्रीज। तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं रिलीफ ऑफ लखनऊ में, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रिबेल्स को क्या किया था यहाँ पर, मतलब Also, there were mock and ridicule opinions of Governor General कैनिंग। जो चार्ल्स कैनिंग थे उन्होंने कुछ रिडिक्यूल ओपिनियन दिए थे। ही डिक्लेयर्ड दैट अ जेस्चर ऑफ लीनियंसी एंड अ शो ऑफ मर्सी वुड हेल्प इन विनिंग बैक द लॉयल्टी ऑफ द सपोइज, कि हमें अगर सपोइज की लॉयल्टी लेनी है तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें लीनियंट होना होगा या हमें उन्हें मर्सी मतलब दया दिखानी होगी, ठीक है। और एक हमें और कार्टून देखा दैट मॉक्ड बाय वे ऑफ अ कार्टून इन ब्रिटिश जनरल, जिसका नाम था पंच। एक जो कार्टून था पंच, उसमें क्या दिखाया गया कि जो कैनिंग था इज शोन एज अ लूमिंग फादर फिगर। एक पिक्चर आपकी बुक में फिगर नंबर 11.17, इसमें ये दिखाया गया है जो कैनिंग थे वो तो दिखाए गए हैं मतलब चेयर पे बैठे हुए एज अ फादर, ठीक है, जिनका हैंड है किसके ऊपर, एक सपोए के ऊपर, जिसने अभी भी अपने हाथ में क्या ली हुई, एक तलवार ली हुई है एक हाथ में, ठीक है। और वो तलवार भी क्या है, दोनों के दोनों, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में डैगर है, जो दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लड से भरे हुए हैं। सिर्फ ये क्या है, एक इमेज है जो हमें ये दिखा रही है किसके बारे में,
ब्रिटिश के बारे में, ठीक है। ऑल्सो देयर वॉज अ नेशनलिस्ट इमेजनरीज, सो नेशनल मूवमेंट हुआ था 20th सेंचुरी में, दैट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857. A whole world of nationalist imagination was woven around the revolt, और इसे सेलिब्रेट किया जाता था एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पर सारे सेक्शन के लोग जो हैं वो इकट्ठे आते थे टू फाइट अगेंस्ट द इम्पीरियल रूल टू ब्रिटिश रूल. तो यहाँ से इंस्पिरेशन मिली किसको? नेशनलिस्ट मूवमेंट को. रिबेल्स को क्या कहा गया? हीरो फिगर्स कहा गया. क्लियर. आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प, इवन जो आर्ट और लिटरेचर थे उन्होंने भी हेल्प की इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857. जो लीडर्स थे, मैंने आपको पहले ही बताया, जो लीडर्स थे रिवोल्ट के, मतलब जो रिबेल्स थे, उनको क्या कहा गया? हीरोइक फिगर कहा गया. ठीक है. पोएम्स लिखी गई इनके बारे में, और जैसे कुछ पेंटिंग्स थी, पोएम्स थी. तो यहाँ पर एक पोएम लिखी गई थी किसके बारे में? ऑफ द रानी ऑफ झांसी. वो इज रिप्रेजेंटेड एज, वैसे तो रानी क्या है? फेमिनिन है, लेकिन उनको फिगर कैसा रिप्रेजेंट किया गया? एज अ मैस्कुलिन फिगर चेजिंग द एनिमी. तो चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो अप रीडिंग द लाइन. जो इंडिया के लोग, बच्चे जो हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की इन लाइन्स को रीड करके, दैट खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. दैट लाइक अ मैन शी फाउट शी वॉज द रानी ऑफ झांसी. सो इन पॉपुलर प्रिंट्स जो रानी लक्ष्मीबाई थी इज यूजुअली पोर्ट्रेट इन बैटल आर्मर. ठीक है. क्या दिखाया जाता था? एक हैंड में वो, उनके हाथ में तलवार होती थी, और वो राइट किस पे कर रही होती थी? सोर्स पे. सो शी वॉज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन टू रेजिस्ट इनजस्टिस एंड एलीट रूल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिबेल्स एंड द राज. तो हमने इस चैप्टर में ये क्या क्या रीच किया? रिवोल्ट ऑफ 1857. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 किस लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्यों ये फेलियर था? बिकॉज उसके कुछ रीजंस थे. देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. पीपल के पास डिफरेंट मोटिव्स थे टू पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट. देयर वाज लैक ऑफ नेशनलिज्म. तो ये कुछ फेलियर के उसके रीजंस थे. लेकिन साथ साथ ये जो रिवोल्ट था, ये एक अचीवमेंट था. तो ये जो रिवोल्ट था, इट हैड इट्स ओन अचीवमेंट. क्यों अचीवमेंट थी? क्योंकि इसमें क्या थे? यूनिटी थी. ठीक है. लोग, हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, वो आपस में मिलकर क्या काम कर रही थी. जहाँ पर जो पार्टिसिपेशन थी वो कॉमन पीपल की भी थी. ठीक है. और इस पोइज ने भी यहाँ पर साथ दिया था. तो इस पूरे रिवोल्ट से जो यहाँ पर इसे हम कहते तो हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. लेकिन जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी? सारी ब्रिटिश के हाथ में पावर आ गई थी. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर रिबेल्स एंड राज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ गुड डे.